हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर में यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। यानी चैप्टर तो वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड है ना। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे वर्ग संख्या क्या है, यानी वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर हम कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वर्ग संख्या तो समझेंगे ही, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है वो भी समझेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या की जांच करेंगे। जांच करने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी और कब नहीं होगी, इसका जांच करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के कुछ नियम यानी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और लास्ट में हम वर्गमूल निकालने की विधि को भी जानेंगे कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं या वर्गमूल किसको कहेंगे, कौन सी संख्या को वर्ग कहेंगे, कौन सी संख्या को वर्गमूल कहेंगे और कब हम किसी भी संख्या को, किसी भी वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग संख्या क्या है। आज जिस वर्ग संख्या को हम पढ़ेंगे या समझेंगे हम लोग, वो वर्ग जो है ज्यामिति का वर्ग नहीं है, यानी कि आप लोग जो आयत वर्ग पढ़ रहे थे समझते होंगे, उस वर्ग की चर्चा नहीं है। ये जो वर्ग है बीज गणित का वर्ग है, यानी कि अलजेब्रा का वर्ग है। तो वर्ग संख्या का डेफिनेशन हम समझते हैं, लिखा हुआ है किसी प्राकृत संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग संख्या कहलाता है। क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही चीज हुआ, किसी प्राकृतिक संख्या को उसी संख्या से गुना करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। कैसे, जैसे देखिए कोई प्राकृतिक संख्या लिए 5, कोई प्राकृतिक संख्या लिए 6, कुछ भी ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ना जीरो आता है, तो पूर्ण संख्या क्यों नहीं ली, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो ही आएगा, है ना। इसलिए पूर्ण संख्या नहीं बोले हैं, क्या बोले, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, इसलिए हम प्राकृतिक संख्या बोले हैं। यानी कोई भी संख्या वो हो सकता है और प्राकृतिक संख्या के परिवार में एक से लेके अनंत तक की संख्या आती है ना। 5 है ना प्राकृतिक संख्या, 6 है ना प्राकृतिक संख्या, उसी संख्या से गुना करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी हम वर्ग कैसे निकालेंगे, जब हम कोई भी संख्या को, यानी जो संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे। किस संख्या से, 5 से ही गुना करेंगे। जैसे 5 दिया हुआ था तो 5 से ही गुना किए, तो ये क्या कहलाता है, यानी कि वर्ग कहलाता है। इसको 5 स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट यानी जिसको पावर कहते हैं ये 2 रहता है, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। यानी कोई प्राकृतिक संख्या n, उसको हम स्क्वायर रूप में कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर इस तरह से पावर लगा के, यानी 2 का घात लगा के, 2 का घात लगा के उसे हम डिनोट करते हैं, यानी n स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्योंकि प्राकृतिक n क्यों दिए, n प्राकृतिक संख्या के लिए दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और उसको अगर स्क्वायर रूप में हम किस तरह से लिखेंगे, तो n स्क्वायर अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी इस रूप से हम समझते हैं, जब कोई संख्या इस फॉर्म में रहेगा तो हम समझ जाते हैं कि हमें वर्ग निकालना होता है। तो किसी प्राकृतिक संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग कहलाता है। अब समझिए कि वर्ग जैसे 5 × 5 यानी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 25। यानी अगर मान लीजिए कि 6 का हमें स्क्वायर निकालना है, यानी 6 का स्क्वायर अभी बोले ना, कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे n, किसी प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट कर रहे हैं और उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, यानी 6 × 6 यानी 6 6 36, यही क्या है, वर्ग है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। यहाँ चाहे वो कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 25, अगर हम 25 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए तो कैसे दिया हुआ रहेगा, 25 अगर दिया होगा 25 स्क्वायर,
इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। और 25 को हम इस तरह से 25 इंटू 25 इक्वल टू 625, यही आएगा आंसर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे कि आप हमें 65 का वर्ग निकालिए, वर्ग निकाले, तो क्या कीजिएगा, इसी संख्या से यानी जो 65 है 65 से ही क्या करिएगा, मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिएगा, और जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या क्या होगा, वर्ग संख्या होगा। समझ गए हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, यानी वर्ग संख्या किसे कहेंगे। अब हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यानी यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए बोले, तो आप कैसे समझिएगा कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो मान लीजिए कि 25 से समझते हैं, या ले लीजिए 49 या 64। क्या ये किसी संख्या का वर्ग है? इस संख्या को, इस दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या हम तब कहेंगे जब ये किसी संख्या का वर्ग होगा। अभी ही आपको बताए थे वर्ग कब होगा, जब एक दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे। जैसे हम 5 को अगर 5 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। यानी 25 किसका, किसी संख्या का वर्ग हो। क्या कह रहा है, वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। या किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या तब कहेंगे जब वह किसी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग हो। हम यहाँ देखते हैं 25 5 का स्क्वायर है, 49 भी 7 का स्क्वायर है, यानी 7 इंटू 7 49 होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 49 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप बोलिएगा बिल्कुल। कैसे, तो ये 49 जो है 7 का स्क्वायर है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कोई भी संख्या परफेक्ट कब होगा अपने आप में, जब वो पूर्ण होगा तब ना, तब उसे ना कहेंगे परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बोलते हैं ना बोलचाल में, ये परफेक्ट है, यानी वो पूर्ण है। 49 को हम इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, यानी ये 7 का स्क्वायर है। 64 भी 8 का स्क्वायर है। आप लोगों को स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर नंबर आप लोगों को एकदम याद होनी चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर नंबर को याद करना। जैसे कि हम अभी यहाँ दे देते हैं, 1 से शुरू करते हैं स्क्वायर करना, यानी 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होगा 256, 17 का स्क्वायर होगा 289, 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का स्क्वायर होगा 361 और 20 का स्क्वायर होगा 4। ये जो वर्ग संख्या हम लिखे हैं अभी, ये आपको याद रखना जरूरी है। ज्यादा अगर नहीं 21 22 भी लिख सकते, लेकिन टाइम कुछ ज्यादा लग जाएगा, इसलिए 20 तक आप लोगों को याद होना जरूरी है। प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर जिन बच्चों को याद होगा वो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं होगा वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ये 1 जो है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, बिल्कुल है। क्यों,
क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, इसलिए 1 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे किस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। क्या हम 2 को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे क्या? आप देखिए कि ये जो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस तरह से क्या 2 किसी संख्या का वर्ग है क्या? नहीं है ना। तो 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 3 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि 3 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और पूर्ण वर्ग संख्या हम तब कहते हैं जब वह किसी नंबर का, किसी प्राकृतिक संख्या का क्या हो? वर्ग हो। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या हम तब कहेंगे, आप सुनते सुनते याद कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या हम तब कहेंगे जब वह किसी प्राकृतिक संख्या का या किसी संख्या का स्क्वायर हो यानी वर्ग हो। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 16 और 25 के बीच यानी 4 का स्क्वायर जब 16 हो गया और 5 का स्क्वायर जब 25 हो गया, तो 16 और 25 के बीच जितने भी नंबर आएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। 9 और 16 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। 4 और 9 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो इस तरह से, लेकिन इस तरह से आप लोग नहीं समझ पाइएगा। मान लीजिए आपको 20 तक याद होगा वर्ग संख्या, लेकिन इससे आगे का कोई नंबर दे दे और पूछे आपसे कि क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है, या कोई बीच से नंबर दे दे 384, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसको जांच करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नियम है, उसकी मदद से हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 225 अगर पूछे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का जांच हम कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल के, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। क्या आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आता है? अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख लीजिए। ये 225 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है पहले ये समझिए। छोटी से छोटी संख्या से पहले हम जांच करते हैं कि ये पूरा का पूरा भाग लग जाता है यानी विभाज्य हो जाता है, तब उस संख्या से हम क्या करते हैं? भाग लगाना, है ना। 2 से पहले हम देखते हैं कि 225 डिवाइड होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 से वही संख्या डिवाइड होता है जिस संख्या के इकाई अंक पर सम संख्या हो। सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वही संख्या 2 से डिवाइड होगा। इसमें हम देखते हैं इकाई अंक पर 5 है, इसलिए समझ रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। 3 से यह संख्या डिवाइड हो जाएगा। कुछ नियम होते हैं, यानी भाग लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, उस नियम की मदद से हम समझ जाते हैं कि यह संख्या किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये सारी संख्या का मतलब सम यानी जोड़ने पर 9 प्राप्त होता नहीं है। 2, 2, 4, 5, 9 हो रहा है और 9 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम देख रहे 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 यानी कि 75 आया। 3 से फिर डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 5 2 7 यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं ही होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या। यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है, विषम संख्या, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा। हम 5 से देखते हैं, 5 5 जा 25, तो ये आता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें जोड़ा लगाना होता है।
जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसके गुणनखंड का पेड़ बन जाए यानी जोड़ा बन जाए, तब वो संख्या को हम समझ जाते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या हम बोले? जब किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड का पेड़ बन जाए, यानी पेड़ का मतलब जोड़ा लग जाए, तब हम क्या समझते हैं कि वो अभाज्य गुणनखंड है। हम देख रहे हैं इसमें दो संख्या यानी 3 और 5 है और दोनों का क्या हो गया? जोड़ा लग गया। अगर इसमें से एक भी संख्या अगर एक रहता यानी 5 2 नहीं रहता, 5 एक ही रहता, तो ये क्या होता? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमें ये देख रहे हैं कि इस दोनों संख्या का जोड़ा लग गया है यानी पेयर बन गया है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या मान लीजिए कि 10, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। ऐसे तो हम समझ ही रहे हैं कि 3 3 जा 9 यानी 3 का वर्ग होता है 9 और 3 के बाद आता है 4 जिसका वर्ग होता है 16। तो 9 और 16 के बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन समझिए यहाँ कि 10 अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 5 जा क्या होता है 10, 5 1 जा 5 यानी हम देख रहे हैं 2 इंटू 5, एक का तो कोई बात नहीं है, एक से तो सब संख्या डिवाइड हो सकता है, इसलिए एक को हम लेके नहीं चलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ना 2 का जोड़ा लगा ना 5 का जोड़ा लगा, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सॉरी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप बड़ी से बड़ी संख्या को अभाज्य गुणनखंड की मदद से आप समझ सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। पहली प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। जब किसी संख्या के अंत में या जब किसी संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक में 2 3 7 और 8 हो, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हम क्या बोले? जब किसी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 इस चारों नंबर को आप याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज यानी नियम नंबर 1 ये कहता है कि जब किसी संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक में यानी अंत में क्या हो 2 3 7 और 8 मिले, कितने संख्या बोले हैं? 4 नंबर, 2 मिले या 3 मिले या 7 मिले या 8 मिले, ये चारों नंबर में से कोई भी नंबर अगर मिले तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों और कैसे समझिए। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? 1 से लेकर 20 तक का नंबर है, टोटल 20 तक का वर्ग। इसमें देखिए कि इकाई अंक पर कहीं 2 3 7 और 8 मिल रहा है क्या? देखिए तो यहाँ ये तो एक संख्या एक अंक का ही है, 9 तक तो एक है, लेकिन ये 4 का स्क्वायर 16 में देखिए क्या 2 है? नहीं है ना। 3 है? नहीं है ना। 7 है? 8 है? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी आप वर्ग निकाल लीजिए, लेकिन इकाई अंक पर ना 2 मिल सकता है, ना 3 मिल सकता है, ना 7 मिलेगा और ना 8 मिलेगा। तो आप अगर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो किसी भी संख्या को देख के आप पता कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए 167 और आपसे पूछे कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करने लगेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालने लगिएगा? नहीं। अगर आपको नियम पता होगा तो आप तुरंत कहिएगा कि यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 7 है और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 7 नहीं आता है। आप इकाई अंक देख लीजिए ना, यहाँ 3 तक जो आया है 9, इसमें 1 आया, 4 आया, 9 आया, क्या इसमें 7 आया? क्या इसमें 8 आया? नहीं आया, तो नहीं होगा किसी भी संख्या। ये आप कोई नंबर देख के ही, संख्या को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम निकालते हैं। तो संख्या को देखने से ही आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अगर आपसे कोई कहे 168 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहिएगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई अंक में हम देख रहे हैं कि 8 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपको मान लीजिए 122 रहे, तुरंत आप कहिएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर 2 है। इसलिए इस नियम को आप, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप इस नियम को याद रखिएगा। जब किसी संख्या के अंत में, अंत भी बोल सकते हैं इस संख्या के अंत में, या ऐसे भी समझ सकते हैं जब किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 मिले तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज तो आप समझ लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टीज को समझिए। दूसरी प्रॉपर्टीज में हम जीरो का चर्च करते हैं, यानी जब किसी संख्या में ऑड नंबर का जीरो हो। ऑड नंबर का जीरो मतलब जैसे कि हम यही बोले ना, ऑड नंबर का जीरो मतलब कि यानी 3 जीरो मिले। विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम संख्या, जिसको हम 2 से विभाज्य नहीं कर सकते वो विषम संख्या है। तो 3, 5, 7 इस तरह से जीरो मिले, 3 नहीं मिले, यानी हम ये कह रहे हैं 3 जीरो है, यानी विषम संख्या का जीरो है। इसी में अगर 2 जीरो रहता तो ये क्या होता? 2 जीरो यानी सम संख्या, 2 होता है सम यानी सम संख्या। अगर इसमें 4 जीरो रहे, 4 जीरो रहे तो ये क्या, कितने जीरो है इस संख्या में? हम देख रहे हैं इस संख्या में 4 जीरो है, यानी ये सम संख्या जीरो है। ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। तो अगर जब किसी संख्या के अंत में विषम संख्या जीरो मिले, ठीक है, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जितने भी मिले ऑड नंबर यानी विषम संख्या का जीरो मिले, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। अगर जब किसी संख्या के अंत में विषम संख्या का जीरो मिले यानी ऑड नंबर जीरो मिले, जैसे 3 जीरो मिलेगा, 5 जीरो मिलेगा, किसी भी संख्या यानी 100 नहीं हो सकता है। ये 4 में भी अगर 3 जीरो लगा हुआ मिले, 4 में अगर 5 जीरो लगा हुआ मिले तो 5 जीरो का मतलब ऑड नंबर हो गया, 5 जीरो है यानी ऑड नंबर है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा, ये हमारा प्रॉपर्टीज कहता है। अगर प्रॉपर्टीज नियम कुछ कहता है तो वो सही है, आप जांच कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 ये 1000 यानी 1000 है, इसमें देख रहे हैं 1000 में 3 जीरो है यानी विषम संख्या का जीरो है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। इसे आप कर लीजिए। तीसरे नियम को समझिए कि हम कैसे किसी संख्या को देख के कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरा नियम अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वैसी संख्या जिसे अगर हम 3 से भाग देते हैं और भागफल शेषफल में 2 बच जाए, हम क्या बोले? वैसी संख्या जिसे 3 से भाग देने पर अगर शेषफल में 2 बच जाए तो वो संख्या हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये मेरा प्रॉपर्टीज यानी हमारा नियम कहता है। इस नियम की मदद से आप किसी संख्या का क्या कर सकते हैं, वहीं पे उस संख्या को देख के 3 से डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे समझिए? अभी कैसे ये समझिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 617 है ना, 617 क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? इसे हम यहीं पे हम देखते हैं कि इसे 3 से भाग दे सकते हैं। अगर आपको भाग देने का नियम, विभाज्यता का नियम अगर पता होगा तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले अगर हाँ या ना में कोई क्वेश्चन आपसे जवाब मांगता है, क्वेश्चन में सिर्फ ये रहे कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, है ना, कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, तब उस संख्या में क्या कीजिएगा, वहां अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप जांच कीजिएगा, टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं इस संख्या को 3 से भाग दे के, 3 से भाग देने पर देखिए 617, 3 2 जा 6, 1 0, 17, 3 5 जा 15,
और यहाँ आता है शेषफल में 2। यही तो मेरा क्या कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 3, यानी 3 नंबर का प्रॉपर्टीज मेरा यही कहता है कि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर अगर शेषफल में 2 बचता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसका अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 617 का जांच कर सकते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए, ये बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहले नियम से तो आप यहाँ देख के 7 यूनिट प्लेस पर है, ये देख के तो आप पता कर ही सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और दूसरा, किसी अगर मान लीजिए 7 अगर नहीं रहता, तो अगर इस संख्या के यूनिट प्लेस पर 7 नहीं रहता तो संख्या में 3 से भाग दे के आप पता कर सकते हैं कि ये संख्या शेषफल में अगर 2 आएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है ये समझिए। प्रॉपर्टीज 4 ये कहता है कि किसी भी संख्या में, यानी अगर पूर्ण वर्ग संख्या हमें जांच करना है तो जो उस संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल में 2 या 3 नीचे आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर उस संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 2 या 3 अगर बचेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये आप जांच कर लीजिएगा। कोई भी जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है सिर्फ उसको ही ले लीजिए। मान लीजिए ये 49, इस एग्जाम्पल को हम ऐसे भी समझेंगे, इस 49 और 64 के बीच कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। इन दोनों के बीच ये 49 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, 64 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 8 का 64 8 का क्या है, वर्ग है, और ये 49 क्या है, 7 का वर्ग है। तो ये दोनों तो वर्ग है, लेकिन इन दोनों के बीच में जितनी संख्या भी आएगा वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी कि 51 को ले लीजिए। 51 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 1 जा 4 आता है 11, यहां देखिए 3 से नहीं लगेगा, 4 2 जा 8, यहां देखिए 3, शेषफल 3 आ गया। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उस नंबर में अगर 4 से भाग देने पर शेषफल में 2 या 3 बचता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसको आप इस ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, याद कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन कीजिएगा। कोई संख्या लेके आप भाग लगा के देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये नियम याद होगा। रटने से नियम याद नहीं होगा। जब इस प्रॉपर्टीज को समझ के कोई भी नंबर अपने मन से लेके और उसको भाग देके तब जो समझिएगा, तब आपको समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा। ठीक है, अब हम 5वां नियम देखते हैं कि 5वां नियम हमारा क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में आप ये याद रखिएगा कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। क्या बोले, किसी सम संख्या का वर्ग एनी टाइम, यानी हमेशा सम संख्या होगा। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, यानी 2, सबसे हम पहले ले लेते हैं 2। क्या इसका वर्ग क्या आएगा, 2 दूनी 4। ये बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। 2 2 जा 4, क्या ये सम संख्या है ना। कोई सम संख्या ले लीजिए, यानी 12 ले लीजिए, 12 का वर्ग होता है 144। क्या ये सम संख्या है। सम संख्या कब कहते हैं, जब इकाई अंक पर सम संख्या हो तो हम समझते हैं कि वो संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होता है। ये इस नियम को याद रखिएगा, है ना। किसी भी प्रॉपर्टीज नंबर 6 में ये याद रखिएगा, यानी नियम 6 में आप ये याद रखिएगा कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगा। क्या बोले, किसी भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 विषम संख्या है। कैसे, इसे हम 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा। तो 3 का वर्ग करने पर हमें 3 × 3 यानी 9 प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर ही प्राप्त हुआ, यानी विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। कोई भी नंबर लेके आप जांच कर लीजिए, किसी विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। ठीक है, आप इतना समझ लिए हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7 में आप ये समझिए कि कोई एक फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। कोई फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए।
प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न होना चाहिए, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका जो आंसर आता है, यानी वर्ग करने के बाद जो भिन्न आता है, जो संख्या आता है, वो हर वक्त इस संख्या से छोटा होगा। कहने का मतलब इस 2/4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये एनी टाइम, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ये एनी टाइम क्या होगा, छोटा होगा। किससे? जिस संख्या का, जिस भिन्न का वर्ग करेंगे उससे। जैसे ये 4/16, ये छोटा है किससे? 2/4 से। यानी ये कोई भी संख्या 2 है और उसका हिस्सा कितना है? 4 है। और यहाँ पे कोई संख्या 4 है जिसका हिस्सा कितना है? 16 है। इसका मतलब है जो कि ये 2/4 से ये 4/16 क्या है? छोटा है। एक और एग्जांपल से समझिए, यहाँ क्या आया है? 4/16। ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए, 1/2। 1/2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 1 × 1/2 × 2। वर्ग ऐसे ही निकालते हैं, जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं उसी संख्या से गुना करना होता है। तो 1/2 को 1/2 से क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए तो आता है 1/4। इसका मतलब क्या 1/4 बड़ा है? नहीं, छोटा है। ये जो 1/4 है ना, वो छोटा है किससे? 1/2 से। कैसे? समझिए, कोई एक समान जिसका यहाँ पे 2 टुकड़ा किया गया है, कोई एक समान जिसका 2 टुकड़ा किया गया है और कोई एक समान जिसका 4 टुकड़ा किया गया है, तो छोटा हुआ ना। यहाँ पे 2 टुकड़ा, अगर इस मार्कर को हम 2 टुकड़ा करके रखते हैं अपने पास में, तो ये पूरा मार्कर रखते हैं, यानी 2 आदमी में बांटेंगे तो आधा आधा मार्कर लेंगे ना। अगर इसी मार्कर को 4 हिस्से में बांटकर अगर एक टुकड़ा ले तो वो क्या हो गया? यानी कि कम हो गया, यानी आधा नहीं लिए ना, आधा से भी आधा हो गया। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ये 1/4 जो है छोटा है। तो ये नियम मेरा क्या कहता है उसको समझिए। ये नियम मेरा ये कहता है कि किसी प्रॉपर भिन्न का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका आंसर, यानी वर्ग करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है, वो जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं उससे छोटा होता है। यानी इस भिन्न से इसका आंसर वाला जो भिन्न आएगा ना, वो छोटा होगा। समझ रहे हैं? तो 7वां नियम मेरा ये कहता है। 8वां नियम क्या कहता है ये समझिए। 8वां नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। 8वां नियम आपका ये कहता है, इस नियम को आप बहुत अच्छे तरह से समझिएगा कि ये नियम क्या कहता है। किसी भी संख्या का वर्ग हम किसी विषम संख्या, लगातार आने वाली विषम संख्या के जोड़ से भी निकाल सकते हैं। क्या बोले हम? किसी संख्या का वर्ग, यानी कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका वर्ग लगातार आने वाली विषम संख्या के योग से भी निकाल सकते हैं। पहले तो मान लीजिए अगर हम 9 का वर्ग अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे? 9 × 9 यानी कि 81 आता है। ठीक है। एक तो इस तरह से। एक और क्या नियम है कि क्या हम बोले, लगातार 1 से लेके लगातार आने वाली विषम संख्या का योग से भी उस संख्या का क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आप इस नियम को लिख लीजिए कि किसी संख्या का वर्ग 1 से लेके लगातार आने वाली विषम संख्या का योग के द्वारा भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। ये मेरा नियम कहता है। कहिए कैसे? मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, यानी हम ले लिए 8 का वर्ग हम क्या बोले? 1 से लेके लगातार आने वाली विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या कैसे? 1 के बाद विषम संख्या कौन सा होगा? 1 के बाद 3। क्यों? 2 क्यों नहीं? 2 विषम संख्या नहीं है। 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो
हमें 8 का वर्ग निकालना है, यानी 8 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम 8 विषम संख्या लेंगे। क्या लेंगे, 8 विषम संख्या लेंगे। हम ले लेते हैं उसका योग, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सम संख्या नहीं लीजिएगा, ध्यान से सिर्फ विषम संख्या का योग हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक से, एक को छोड़ना नहीं है, एक से लगातार आने वाली विषम संख्या यानी एक को शामिल करना ही करना है। 1 3 5 7 9 11 कैगो हुआ, 1 2 3 4 5 6 13 + 15, ठीक है। इसका योग क्या होगा, इसका वर्ग होगा। कैसे, देख लीजिए, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 होता है 36 36 और 13 होता है 36 10 46 3 49 और 49 10 59 5 64। आप ऐड करके देख लीजिएगा कि 1 3 5 7 9 11 13 15 8 विषम संख्या हुआ ना। 8 विषम संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 का वर्ग निकल जाता है। कैसे, इसको ऐड करके आप देख लीजिए 64 आएगा। ये 8 ही नहीं, कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि हम लेते हैं 4 का हमें स्क्वायर निकालना है। किस विधि से, लगातार आने वाली विषम संख्या के जोड़ की विधि से। तो लगातार क्या बोले हैं, एक को छोड़ना नहीं है। तो 1 प्लस कितने संख्या लेना है, कितने विषम संख्या को लेना है, 4, क्योंकि हमें 4 का वर्ग निकालना है। तो हम 4 विषम संख्या लेते हैं। 1 + 2 सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, हम 4 विषम संख्या लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7, यही है ना, 1 3 5 7। जिस संख्या को छोड़े हैं, जैसे 1 के बाद किसको छोड़े हैं, 2 2 सम संख्या इसलिए छोड़े हैं, क्योंकि सम संख्या से तो जरूरी नहीं है, हमें जरूरी है विषम संख्या से। तो हम विषम संख्या लिए हैं 1 3 5 7, 4 संख्या हो गए, 1 2 3 4। इसको आप जोड़िए, 3 1 4 4 5 9 और 9 और 7 16 आ गया ना। और 4 का क्या होता है, वर्ग निकालते हैं तो 16 ही होता है। तो 1 से लेके लगातार आने वाली विषम संख्या का योग उस संख्या का वर्ग होता है, यानी किसी संख्या का वर्ग हम उतने ही विषम संख्या के योग से निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे, इस नियम को भी समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आप लगातार आने वाली विषम संख्या के योग से उस संख्या, कोई संख्या दे दिया जाएगा और कहेगा इसका वर्ग निकालिए, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में, क्योंकि कहीं बीच में सम संख्या नहीं आना चाहिए। अगर सम संख्या बीच में आ जाएगा तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस नियम को भी समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है, इतना सारे प्रॉपर्टीज को हम समझ लिए हैं। किस लिए समझे हैं, क्योंकि हमें उस प्रॉपर्टीज की मदद से क्वेश्चन को देखते ही हम सॉल्व कर दे, या हाँ या ना में जवाब दे दे कि ये नंबर, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इतना हम समझ लीजिए लिए हैं। अब हमें समझना है कि कोई लगातार आने वाली दो संख्या का वर्ग के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि लगातार आने वाली कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो समझिए यहाँ कि अगर हमें किसी दो लगातार आने वाली संख्याओं के वर्ग के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसे ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, छोटी संख्याओं का क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। छोटी संख्या यानी 2 और 3 के बीच निकालना है, तो 2 और 3 में छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे
2 से। यानी अगर हम 2 को मान लेते हैं n, n का मतलब कोई भी संख्या, 2 को हम कर रहे हैं n, यानी 2 इंटू अगर n करते हैं तो वही क्या होगा, उतना ही संख्या निकलेगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 2 के और 3 के, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का हमें निकालना था कि कितने नंबर आएंगे, यानी 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो हमें क्या बोले, छोटी संख्या से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो छोटी संख्या 2 है और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। यानी संख्या कितनी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी नहीं है, तो 4 नहीं है। गिन लीजिए, 4 और 9 के बीच में 4 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई नंबर दे दे 5 और 6, कहे कि 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में, स्क्वायर के मतलब इसके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है 25 और 6 का स्क्वायर आता है 36। समझिए, यानी 25 और 36 के बीच में कितने ऐसी संख्या हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको हम अगर गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को 2 से गुना करेंगे। तो 5 और 6 में छोटा कौन है, छोटा 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। यानी कि 10 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। गिन लीजिए, 25 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, 25 है तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए 10 ऐसी संख्या बीच में है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आप लोगों से कोई नंबर दे दिया जाए, बड़ा से बड़ा नंबर, यानी मान लीजिए कि आपको 18 दे दिया जाए, 18 का स्क्वायर, और लेकिन लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी 18 के झट बाद 18 दे दिया जाए और 19 दे दिया जाए, इसके स्क्वायर करने के बाद बीच में कौन सी ऐसी संख्या, कितनी ऐसी संख्या है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप तुरंत उसका जवाब दीजिएगा। 18 को क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि इन दोनों के वर्ग के बीच में कितने संख्या है, 36 ऐसी संख्या है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस नियम से, यानी छोटी संख्या में, तो इस विधि से आप आराम से किसी दो संख्याओं के बीच की नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें समझना है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल किसको कहेंगे, जब हम इस एक का वर्ग निकालते हैं, अभी तक हम लोग समझे कि एक का वर्ग हम कैसे करेंगे, यानी उसी संख्या से गुना करेंगे तो एक आएगा। दूसरी कोई संख्या लेके देख लेते हैं, 9 का वर्ग निकालना होगा तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग संख्या, यानी कि स्क्वायर नंबर कहेंगे। और अगर वर्ग संख्या दे दिया जाए और अगर आपसे पूछे कि ये किसका वर्ग है, ये बताइए। अगर वर्ग संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दिया 9 और बोला इसका वर्ग निकालिए, तो आप झट से 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिए कि 81 आया। लेकिन अगर कोई आपसे 81 दे दे और कहे कि बताइए कि ये किसका वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है, तो आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप पता कीजिएगा कि किस संख्या का वर्ग है। और ये जो आंसर है, जैसे आपको अगर याद होगा तो आप तुरंत कहिएगा कि 9 का वर्ग है। तो ये 9 जो है ना, यही वर्गमूल होता है। यही क्या होता है, इस 9 को हम वर्गमूल कहेंगे और इस 81 को हम वर्ग संख्या कहेंगे, यानी वर्ग कहेंगे। समझ रहे हैं।
पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे? जब वह नंबर किसी नंबर का क्या होगा? वर्ग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके बीच में जितनी भी संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इतना तक समझ लीजिए। वर्ग संख्या ये हुआ, और वर्ग क्या हुआ? जैसे इस 81 का वर्गमूल क्या हुआ? तो ये 9 है। तो वर्गमूल आप पहचानने के लिए समझ गए होंगे कि 9 क्या है? ये वर्गमूल है। ठीक है, अब वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, समझिए। मान लीजिए कि 361 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल हम 3 विधि से निकालेंगे। वर्गमूल हम कितने विधि से निकालेंगे? 3 विधि से। पहली विधि तो अभी जो हम बताएं कि लगातार आने वाली विषम संख्याओं के योग से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। योग से हम वर्ग निकाल सकते हैं, तो सबट्रैक्शन यानी घटाव से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या बोले? अगर हम लगातार आने वाली विषम संख्या के योग से वर्ग निकाल सकते हैं, तो क्या हम लगातार आने वाली विषम संख्या के घटाव से क्या हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये 361 छोटा नंबर लेते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा क्योंकि कितना हम माइनस करते रहेंगे। कोई भी छोटा नंबर हम लेते, 361 थोड़ा सा बड़ा हो गया था वर्गमूल निकालने में, क्योंकि हमें घटाना पड़ेगा। अभी आप समझ जाइएगा कैसे बड़ा। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। आपको तो ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा इसका वर्गमूल क्या है? 7 है। लेकिन इसका समझिए, अभी जो हम मेथड बता रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, यानी लगातार आने वाली विषम संख्याओं के घटाव से। क्या बोले? लगातार आने वाली विषम संख्या के घटाव से। तो यहाँ 49 है, इसमें पहले हम क्या घटाएंगे? 1 को छोड़ना नहीं है, तो हम 1 को घटाते हैं, क्या आता है? 48। अब इसके बाद 1 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी? तो विषम संख्या है 3, तो 3 हम माइनस करेंगे तो आता है 45। ध्यान से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हड़बड़ाइएगा तो क्या होगा? अगर घटाने में क्या होगा? एक भी नंबर गलत होगा ना, तो आंसर नहीं आएगा। हम तब तक इसको घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। अगर जब 0 आ जाएगा ना, तो जितनी विषम संख्या होगी वही संख्या होगा वर्गमूल। समझ लीजिएगा। अभी 48 में हम दूसरा विषम संख्या हम घटाए 3 को, तो 45 आया। 45 के बाद हम तीसरा विषम संख्या यानी 3 के बाद आता है कौन सा नंबर? 5, यानी आता, यहां पे लिख देते हैं 45 में हम 5 को माइनस करते हैं 40। ठीक, अब 40 में हमें क्या घटाना होगा? 5 को घटा दिए, तो अब 5 के बाद विषम संख्या 7, हम 7 को घटाते हैं, क्या आता है? 33। ठीक है, इस 33 में 9 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के बाद जो विषम संख्या है वो 9 ही है। तो 33 में हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। ठीक है, 24 में अब हमें 11 को माइनस करना है। 24 में अब हमें 11 को माइनस करना, क्यों? क्योंकि 9 के बाद विषम संख्या 11 है। तो 11 को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? 13। यहां 11 तक तो हम कर लिए। अब देखिए 13 में अगला हमें विषम संख्या घटाना है, यानी यहां तक 11 हम घटाए, 11 के बाद 13 आता है, यानी 13 आया विषम संख्या। 11 के बाद आता है 12, लेकिन 12 सम संख्या है और हमें विषम संख्या लेना है, तो विषम संख्या 13, तो आ गया 0। अब देखिए 0 आ गया, अब हमें आंसर आएगा। ये देखिए अब कितने विषम संख्या है, वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, कितने विषम संख्या को घटाना पड़ा जो कि 0 आया। देखिए 1 को घटाए, 3 को घटाए, 5 को घटाए, 7 को घटाए, 9 को घटाए, 11 को घटाए और 13 को घटाए। कितने विषम संख्या हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, यानी इसका वर्गमूल 7 होगा। वर्गमूल निकालने की विधि
एक मेथड ये भी है। छोटा कोई नंबर हम और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 9 का वर्गमूल निकालना है। 9 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। किस मेथड से? इसी मेथड से। कैसे निकालेंगे? लगातार आने वाली विषम संख्या को घटाएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए घटाएंगे विषम संख्या को, और वर्ग संख्या निकालने के लिए यानी किसी संख्या का वर्ग करने के लिए विषम संख्या को जोड़ेंगे। तो हमें वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम देख लेते हैं। 9 में हम पहले 1 को घटाएंगे, आता है 8। 8 में 3 को घटाएंगे। कब तक घटाएंगे? जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 1 के बाद विषम संख्या 3, तो 3 को घटाए तो 5। अब 5 जो आया उस 5 में हमें क्या घटाना है? 5। यहीं पे हो जाएगा। 5 में हमें 5 घटाना है तो आता है 0। तो 0 आ गया, आंसर आ गया। यानी एक विषम संख्या, 2 और 3, 3 विषम संख्या को घटाने पर 0 आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल 3 होगा। ये तो ऑलरेडी पता है आपको कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी 3 के स्क्वायर करने पर 9 आएगा। तो उस समय हम क्या बताए थे? जिस समय हम वर्ग संख्या निकाल रहे थे तो क्या बोले थे? लगातार क्रमागत विषम संख्या, यानी क्रम के अनुसार आने वाली, लगातार आने वाली, है ना, विषम संख्याओं के योग से किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, और किसी लगातार आने वाली विषम संख्याओं के घटाव से हम किसी संख्या का, किसी वर्ग संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया वर्गमूल निकालने का। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें निकालना है, यानी हमें 36 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? हमें 2 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो होगा यहाँ 18 2 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए 3 से 3 3 जा 9। अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ऐसे निकालते हैं। अब जितने गुणनखंड है इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देख रहे हैं, पेयर्स बनाते हैं यानी जोड़ा लगाते हैं। अब जोड़ा से एक एक संख्या निकालेंगे, यानी 2 का जोड़ा लगा तो 1 2 लिखेंगे। अगर ये 2 4, ये 2 जो है ना 4 बार आता है यानी 4 टाइम आता तो 2 टाइम हम लिखते, यानी जितने जोड़ा उतने एक संख्या लिखेंगे। यानी ये जोड़ा 1 है तो 1 2 लिख दिए। ये 3 का जोड़ा है तो इंटू 3 यानी 6। यानी 36 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इस तरह से निकाले, यानी 6 आया। ये 6 जो आया इस 36 का अभाज्य गुणनखंड इसे ही निकालते हैं। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यानी 361 का दूसरा ले लेते हैं 196। 196 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 8 यानी सम संख्या है। तो 2 से हम करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड, 3 से ये पूरा कटेगा, 9 4 हो जाता है 13, 13 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं ही होगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 7 जा 49। 49 ये वर्गमूल जो निकला है, देखिए इसका कैसे हम पेयर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 2 का एक जोड़ा, 7 का एक जोड़ा, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 7 यानी 14 आया। 196 का वर्गमूल क्या आया? 14 आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये 14 जो है 196 का वर्गमूल है। वर्गमूल इस विधि से भी, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। इस मेथड का नाम है अभाज्य गुणनखंड मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, एक और विधि होता है डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। 225 का हम डिवीजन यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ विभाजन विधि के द्वारा हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे?
तो देखिए यहाँ देखिए हमें यहीं पे पेयर्स बना लेना होता है, यानी कि जोड़ा बना लेना पड़ता है। यानी दो संख्या का जोड़ा देखिए यहाँ जोड़ा लग गया और ये दो जो है अकेले हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अकेले वाले को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से या तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 2 से कम। तो 1 का वर्ग करते हैं तो 1 into 1 यानी 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, यानी बड़ा हो जाएगा। तो हम 1 का वर्ग करेंगे, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आता है। यहाँ भी 1 देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 इसलिए दिए क्योंकि एक बार में हम यहाँ डिवाइड किए हैं। तो क्या हो गया, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। और ये जो वर्गमूल निकालने में क्या होता है, वर्गमूल निकालने में हमें जोड़ा नीचे उतारना पड़ता है। ऐसे भाग आप लगाते हैं तो एक संख्या ऊपर से डिवाइड करने के बाद एक संख्या ऊपर से नीचे लाते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालने में हमें 2 संख्या नीचे उतारना पड़ता है। हम यहाँ 25 को नीचे लाएंगे एक साथ, है ना, और इन दोनों को 1 से गुना करके हम यहाँ क्या किए हैं, भाग लगाए हैं। तो 1 यहाँ जोड़ देंगे, 1 2, ठीक है, ये 2 आया। अब ये तीनों मिलके 125 हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इस संख्या में कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे, यानी कौन सी संख्या मिला के अगर वर्ग करते हैं, करने का मतलब अगर यहाँ हम 2 में 5 लगाएंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 2 में 4 लगाएंगे तो नीचे 4 से ही मल्टीप्लाई करके उतना लाना होगा। अगर हम यहाँ पे 3 लाते हैं यानी 23 लाते हैं तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ गए। तो हम यहाँ हमें तो 125 लाना है क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए। और इतना तो आपको दिमाग तेज रखना ही पड़ेगा कि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस में अगर 5 हो तो उसका वर्गमूल वर्ग संख्या भी 5 ही होगा। हम समझ रहे हैं कि इसमें 5 अगर इसमें दे के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 125 आएगा। यहाँ पूरा का पूरा कट गया, यानी यहाँ पे ये 5 लगाए तो यहाँ 5 देंगे। यानी हम ये देखें कि 225 का वर्गमूल 15 आता है, यानी 15 का स्क्वायर 225 होगा। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें बड़ी संख्या का निकालते हैं, 361 का हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हम पेयर्स पहले बना लेंगे, यानी 61 का पेयर्स 1 बन गया, ये 3 जो है अकेले हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे भाग लगाएंगे, या तो 3 आना चाहिए, नहीं तो 3 से कम, तभी तो हम घटा पाएंगे, समझ रहे हैं। तो हम देखते हैं 1 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है, 4 तो 3 से घटेगा नहीं, तो हम 1 से करते हैं, यानी 1 1 जा 1, ठीक है। और ये 1 1 को ऐड करके 2 बनाते हैं और 3 में 1 को घटाएंगे तो 261 आया। अब आप ये देखिए कि किस संख्या का वर्ग का यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक 1 आता है, या तो वह संख्या 1 होगा या तो वह संख्या 9 होगा। क्यों? क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 9 को अगर हम यहाँ 9 लगाएंगे और 9 से गुना करेंगे तो 9 9 जा 81, तो 81 में 1 आता है, यानी कि यूनिट प्लेस पर 1 आता है। इतना तो याद रखना होगा किस संख्या में हम किस संख्या को गुना करेंगे जो कि यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। यहाँ 1 मांग रहा है, इकाई अंक को देख के पता कर लेंगे, तो यानी हमें 1 देना है, तो या तो वह संख्या 1 होगा, 1 लगाएंगे तो 21, 1 कम 21 हो जाएगा, तो 1 से तो नहीं होगा। तो कॉमन सेंस लगाने की बात है। यहाँ हम 9 लगाते हैं, यानी देखिए 9 9 जा 81 का 1 बच गया 8, 9 2 जा 18 और 8 26, 261 आ गया। और यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई किए थे, 9 लगा के, इसीलिए 9 दिए। यानी कहने का मतलब ये 361 का वर्गमूल अगर हम निकालें, यानी वर्गमूल 19 आया, ये 19 ही वर्गमूल है। इस किस विधि से आया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आया,
इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप अभी 3 नियम से वर्गमूल निकालने के लिए सीखे होंगे। एक नियम जो लगातार आने वाली विषम संख्याओं के घटाव से वर्गमूल कैसे निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालिएगा, और डिवीजन मेथड यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कैसे वर्गमूल निकालिएगा, ये अभी सीखे होंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से कोई क्वेश्चन अपने मन से लीजिए और जो भी हम विधि बताए हैं, जो नियम बताए हैं, उस नियम पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपको बहुत अच्छे तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आएगा, इतना हमें विश्वास है। अगर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो बिल्कुल आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए बिल्कुल आएगा और समझ में भी आएगा कि जैसे हम अभी प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज बताए, उस 8 प्रॉपर्टीज पर खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा कि हम क्या क्या नियम बताए हैं। कोई दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, अपने मन से कोई भी संख्या लेके उस प्रॉपर्टीज का यूज कीजिएगा, उस नियम का प्रयोग कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, इतना हमें विश्वास है। ये नहीं कि सिर्फ आप हमारे इस वीडियो को देख लिए, हो गया, नहीं, आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट एक और करेंगे कि प्लीज स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए, कम से कम। ऐसे तो 40 तक का वर्ग याद करना चाहिए, बट 20 तक के वर्ग में एकदम पूरे फ्रैंक आप रहिए और अच्छी तरह से याद कर लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।